हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेलेक्ट मेंटर पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राह्य विधि से हल। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राह्य विधि से हल। हम पिछली क्लास एक्सरसाइज 3.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं हल ग्राह्य विधि से हल ज्ञात कर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर निम्न तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1 स्थिति, हमें यह तो पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि दो समीकरण है तो हमें कोई मान लो कोई एक रेखा यह प्राप्त होती है और दूसरी रेखा हमें ऐसी प्राप्त होती है। तो यह कोई किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, मूल बिंदु 0,0। अर्थात स्थिति फर्स्ट, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। स्थिति फर्स्ट, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। स्थिति सेकंड, जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। x अक्ष और यह y अक्ष। कोई रेखा है ऐसे, इसके समांतर दूसरी रेखा है सेम, मतलब यहाँ पर जितनी दूरी है इन रेखाओं के बीच में उतनी ही दूरी इधर है और रेखा हमेशा अनंत तक जाएंगी। दोनों तरफ तीर लग रहे, सेम इधर भी। ये कहीं भी कितना भी बढ़ा लो एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। जैसे रेल की पटरियां कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, चाहे आप कहीं भी ले जाओ। सेम उसी तरह ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती हैं। नंबर 2 स्थिति, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। और हमें तीसरी स्थिति प्राप्त होती है, स्थिति थर्ड, x अक्ष y अक्ष, x डैश और जी y डैश। कोई रेखा है, आप कैसे भी ले सकते हैं, माना ऐसे, इसी के ऊपर कोई रेखा ए भी है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा सेम इन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरती है, सी और डी नाम दे दें। दोनों एक दूसरे के संपाती कहलाती हैं। जैसे कोई यह रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा ऐसे गुजर रही है, उन्हीं बिंदुओं को टच करती हुई उन्हीं बिंदुओं से गुजर रही है, वह संपाती कहलाती है, एक दूसरे के संपाती। जब रेखाएं संपाती हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राह्य विधि में व्यक्त करने से हमें तीन ग्राफ प्राप्त होते हैं। या तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, या ऐसी, या फिर ऐसी। या तो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, वे दोनों एक दूसरे के समांतर पैरेलल होंगी। नंबर 3, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, अर्थात दोनों रेखाओं के बिंदु समान हो और समान बिंदुओं से ही गुजरे। अगर आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका एक हल प्राप्त होता है, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होता है समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल। जब वे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात एक दूसरे को कहीं काटे ना या प्रतिच्छेद नहीं करे, तो इसके कोई हल प्राप्त नहीं होता है।
कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और एक दूसरे के संपाती हो तो अनंत रूप से अपरिमित रूप से अनंतर होते हैं। आपने देखा कि हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये एक दूसरे के समांतर हों, या एक दूसरे को संपाती हों। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका अद्वितीय हल होता है, अर्थात अद्वितीय मतलब अ और द्वितीय। अ मतलब नहीं, द्वितीय दूसरा, उसका कोई दूसरा हल नहीं, एक ही हल प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रतिच्छेद करें तो यह बिंदु ही उसका हल होगा और यह दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर हमें कोई प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर, तो हमें यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे हर बिंदु ही उसका हल होता है। तो यह तो हुई ग्राफ में। ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं इसके अद्वितीय हल होंगे, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को उनके व्यापक रूप में अनुपातों की सहायता से, कि क्या उनके अद्वितीय हल प्राप्त होगा, क्या उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप था हमारा ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों व्यापक रूप हैं। इन व्यापक रूप की सहायता से हम समीकरण का हल अद्वितीय होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, और तीसरा कॉलम बनाएंगे हम बीजगणितीय निरूपण। पहले a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ग्राफीय निरूपण में इसका रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। बीजगणितीय में इसका अद्वितीय हल होगा, दूसरा है यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2, तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। और अपरिमित रूप से अनंतर, प्राप्त होंगे। यदि a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और कोई हल प्राप्त नहीं होगा। देखो यहाँ पर
जब x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो b के गुणांकों के अनुपात के, तो हमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी और उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मैंने बताया था जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यदि दूसरी स्थिति जब x का गुणांक के अनुपात बराबर है b के गुणांक के अनुपात के बराबर है c कांस्टेंट के अनुपात, तो रेखाएं हमें संपाती प्राप्त होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर ही दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी और उसका अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी रेखाएं प्राप्त होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे करके अब दो परिभाषाएं पढ़ लेते हैं आगे, संगत और असंगत की। तो नंबर एक असंगत योग। इसकी परिभाषा देखेंगे, एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत युग्म कहलाता है यदि उस समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो। दूसरी परिभाषा है, जब असंगत है तो संगत भी होगा, तो नेक्स्ट है संगत युग्म। संगत युग्म एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है। संगत युग्म कहलाता है यदि यदि उस समीकरण का हल विद्यमान हो। देखो, असंगत युग्म जब किसी दो समीकरण युग्मों का हल प्राप्त नहीं हो तो वह असंगत युग्म कहलाता है। जैसे जब दो रेखाएं ये समांतर दे रखी हैं तो इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तो स्थिति नंबर सेकंड असंगत युग्म कहलाता है। अनुपात में देखें तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो यह असंगत युग्म कहलाता है। ग्राफ में यदि दो रेखाएं समांतर हो तो असंगत युग्म कहलाता है, तथा अनुपात से देखा जाए तो a1/a2 बराबर हो b1/b2 के नॉट इज इक्वल टू c1/c2 तो असंगत युग्म कहलाएगा, क्योंकि हम इन दोनों का हल प्राप्त नहीं कर सकते, कोई हल नहीं होता। और संगत युग्म जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तब यह संगत युग्म होगा, या फिर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तब भी यह संगत युग्म होगा, क्योंकि इन दोनों से हम हल प्राप्त कर सकते हैं। इसका तो हमें एक हल प्राप्त होगा और इसके अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं। ग्राफ में देखा जाए तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, या फिर जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों तब हमें संगत युग्म प्राप्त होता है। इन दोनों रेखाओं के समीकरणों का युग्म होगा वह संगत युग्म होगा, और इन दोनों रेखाओं का समीकरण युग्म होगा वह असंगत युग्म होगा। उदाहरण 4, अब ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण x + 3y = 6 और 2x - 3y = y दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, संगत है या नहीं। यदि ऐसा है अर्थात संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल
कीजिए। मतलब संगत है तो उसका हल प्राप्त होगा हमें, तो संगत है तो उसका ग्राफ द्वारा हल निकालिए, अगर संगत नहीं हो तो हल मत निकालिए। तो यहाँ पर हल देखते हैं। सबसे पहले दो समीकरणों को लिखेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरणों का हल प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम x और y के दो मान प्राप्त होने चाहिए। तो हम पहले समीकरण के दो हल प्राप्त करेंगे, उसके बाद दूसरे समीकरण के दो हल प्राप्त करेंगे। तो पहले समीकरण के हल प्राप्त करने के लिए x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि किसी समीकरण से हमें एक रेखा प्राप्त होती है और वह उस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इसके भी अनंत मान आ सकते हैं। x के अनंत मान होंगे और y के भी अनंत मान होंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 रख लेते हैं और आप कुछ भी रख लेना। तो x बराबर 0 ले रहा हूँ, तो x के स्थान पर 0 प्लस 3y बराबर 6, 0 जोड़ेंगे 3y में तो 3y आएगा बराबर 6। y का देंगे 6 में भाग तो y बराबर 2। तो यहाँ पर हमें x के संगत मान y का 2 प्राप्त होता है। अब दूसरा मान प्राप्त करने के लिए x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखेंगे, प्लस 6 प्लस 3y बराबर 6, पश्चांतरण करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह में आता है जिसकी संख्या अधिक हो, दोनों बराबर है तो 0, और y बराबर 0, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। तो x बराबर 6 रखा हमने, तब हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ, और जब x बराबर 0 रखा था तब y का मान 2 प्राप्त हुआ था। तो इसकी बनाएंगे हम सारणी, इधर बना लेता हूं। x बराबर 0 रखा था तो हमें y का मान 2 प्राप्त हुआ था। x के संगत मान 2, जब x बराबर 6 रखा था तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 1 का है। और समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको x बराबर 0 ही रखना है। मैं आपके उदाहरण में 0 और 6 से दर्शाया हुआ है, इसलिए आपको 0 और 6 रखकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सर ने ये लिख दिया और बुक में तो और कुछ लिख रहा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 0 और 6 से ही सवाल हल करा दिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे भी आपका सवाल सही होगा। x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 माइनस 3y बराबर 12 प्राप्त होगा। 0 में से 3y को घटाएंगे तो माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3 का देंगे भाग 12 में, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से y का मान -4, x बराबर 0 रखा तो y का मान -4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 माइनस 3y बराबर 12, 3 का करेंगे 2 से गुणा 6 माइनस 3y बराबर 12, 6 का करेंगे पश्चांतरण, तो इधर 6 प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, माइनस 3y बराबर 12 माइनस 6, माइनस 3y बराबर 12 में से 6 गए, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो, तो यहाँ पर प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस के 6, y बराबर 6 में देंगे -3 का भाग तो -2 प्राप्त होगा। इससे हम एक सारणी बना लेते हैं x और y के मानों की, ऊपर x के मान नीचे y के मान।
x बराबर 0 रखा था हमने तो y का मान -4 प्राप्त हुआ था, और जब x बराबर 3 रखा था तब y का मान हमें -2 प्राप्त हुआ। यह समीकरण 2 से प्राप्त हुए हैं। यह समीकरण 1 और 2 नहीं है, 2 1 से प्राप्त हुए हैं और 2 से प्राप्त हुए हैं। ये मैं आपको याद करने के लिए लिख दे रहा हूँ, 1 और 2 आप भले में लिखना। अब ग्राफ विधि से हल करने हैं तो ग्राफ लेना पड़ेगा, यहाँ पर ले लेता हूँ। एक्स अक्ष, एक्स डैश, बाई और नीचे बाई डैश। यहाँ पर लेंगे मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर चलेंगे प्लस के 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, नीचे भी -1 -2 -3 और -4। तो पहले समीकरण की सारणी से देखते हैं। x बराबर 0 था, x बराबर 0 पर जाएंगे। x पर हमें ना इधर जाना ना इधर जाना, तो अर्थात x बराबर यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद y पर जाना है 6 स्टेप, नहीं उसके बाद y पर जाना है 2 स्टेप। y की तरह ऊपर +2 जाना, हम इधर से 2 इस तरफ जा सकते हैं, या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर +2 का है तो हम ऊपर जाएंगे, +2 हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यह बिंदु है। दूसरा बिंदु देखेंगे x पर 6, पहले जाएंगे x पर 1 2 3 4 5 6, x पर 6 यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद हमको कहा गया है कि y पर ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, y पर ना तो ऊपर जाना है या नीचे जाना, तो हम यहाँ पर ही रहेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा प्राप्त होगी। ये रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप सीधी कर लेना। हमें समीकरण 1 से एक रेखा प्राप्त हो गई। अब समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 अर्थात मूल बिंदु पर रहना हमें यहाँ पर। उसके बाद जाना है -4 अर्थात नीचे की तरफ जाना है, -4 नीचे मिलेगा, तो यह रहा बिंदु, इस बिंदु को लिखेंगे। उसके बाद x पर 3 स्टेप, x पर 3, इसके बाद हमको ऊपर या नीचे जाना है, तो यहाँ पर कहा गया -2, तो नीचे जाना है, -2 यहाँ पर मिलेगा। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे। आप कहेंगे कि सर ने बताया था या तो दोनों रेखाएं टच करेंगी या एक दूसरे के समांतर होंगे या फिर एक दूसरे के समपाती होंगे। यहाँ पर तो एक रेखा है दूसरी रेखा है, एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है भाई। इनको हम आगे बढ़ाएंगे तब ये काटेंगे। जैसे रेखा अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। ऐसे नहीं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ही हमें वह बिंदु प्राप्त हो जाए कि उन पर वह प्रतिच्छेद करे। तो हम इन दोनों रेखाएं, आगे तीर लग रहा है अर्थात ये जाती रहेगी आगे, इसे हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं जितनी हमें वो हो क्षमता, तो इसे बढ़ाएंगे हम और ले जाएंगे, तो ये हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। आप स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना। तो यहाँ पर हमें ये इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो हमें 6,6,0 पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका हल होगा। तो इसका हल x बराबर 6 और y बराबर 0 प्राप्त होगा। तो इसका यहाँ पे लिख देता हूं, इसका हल x बराबर 0 नहीं x बराबर 6 तथा y बराबर 0 पर प्राप्त होगा। आपका वो उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।